नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लेट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 3 जून 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 3 जून और आज क्या सेलिब्रेट होता है? तो आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का यूज़ करना चाहिए, बाइसिकल का यूज़ करना चाहिए। तो सिंपल सा ध्यान रखना। चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर, ठीक है। देखो आज की जो आपने द हिंदू के फ्रंट पेज पे इस न्यूज़ को देखा होगा। अब देखो जैसे जैसे मानसून स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे बारिश होने वाली है, हो रही है जहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जैसे कि मान लो कहीं बाढ़ आ जाएगी, ठीक है, फ्लड है ना, कहीं पर लैंड स्लाइडिंग हो जाएगी। तो ये न्यूज़ आती रहेंगी 2-3 महीने तक, ठीक है। तो बेसिकली उसके बारे में एक बार पढ़ लो ताकि बार बार आए तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो होता क्या है समझना, बहुत बार क्या होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है ना, जब बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ कि बारिश होती है पहाड़ी इलाकों के अंदर, बेसिकली हिमालयन रीजन में या फिर आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसमें, या फिर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट वाले रीजन में, तो वहाँ पर कई बार क्या होता है जमीन का एक पूरा का पूरा टुकड़ा क्या होता है, खिसक जाता है। उसे हम लैंड स्लाइडिंग कह देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सी कह सकता हूं कि उसमें ट्रेजेडीज होती हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो सिमिलर एक इंसिडेंट हमें देखने को मिला कहां पर, आपके सिक्किम के अंदर, जहां पर 3 सोल्जर्स जो थे इंडियन आर्मी के, वो उनकी डेथ हो जाती है। अब जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, बेसिकली देखो बारिश का सीजन है, कुछ न्यूज ऐसी है जो बार बार आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कुछ रिवर्स ऐसी हैं जिनके अंदर हमेशा क्या आएगा, बाढ़ आएगी। जैसे अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं तो ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं, सोरो ऑफ आसाम कहते हैं। ये आसाम का शोक है, मतलब कि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है और डिस्प्लेस करने के लिए इंडियन आर्मी वहां पर ड्रिल करती है, एक्सरसाइज करती है, ठीक है, उनको डिस्प्लेस करती है, दूसरी जगह ले जाकर छोड़ती है। तो लाखों लोगों को क्या करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कोसी रिवर हो गई आपकी, है ना, कोसी, उस कोसी को किसका शोरो कह देते हैं, तो इसको बिहार का कह देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बिहार में, अब देखना जैसे जैसे बारिश आएगी बिहार में लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से वहाँ बाढ़ आ जाती है और उसका पता नहीं चलता कौन से रास्ते से आने वाली, क्योंकि ये पहाड़ों के थ्रू आती है तो रास्ता हमेशा बदल लेती है, तो रास्ता चेंज कर लेती है, तो इस वजह से उसको उसका शोरो कह देते हैं, शोक कह देते हैं। जैसे दामोदर को किसका कह देते हैं, तो उसको वेस्ट बंगाल का शोक कह देते हैं। जैसे आपकी रिवर है, ये दामोदर है ना, रिवर। और जैसे कि आपने सुना होगा आपकी जो महानदी है, ठीक है, महानदी, वो महानदी जिसके ऊपर हीराकुंड भी बना है, तो ये महानदी किसका शोक कहलाती है, उड़ीसा। तो ये वाली न्यूज़ अब तुम्हें बार बार देखने को मिलेंगी। लेकिन बात ये है कि जब ऐसा कुछ होता है तो कौन उसमें हेल्प करने के लिए आता है, तो याद रखना नेशनल या एनडीआरएफ की टीम आती है। और जो आपका एनडीआरएफ होता है बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, जो आपकी नेशनल डिजास्टर जो आपका रिलीफ फोर्स होती है एनडीआरएफ, वो बेसिकली उसके अंदर काम करती है। तो बनी कब थी, तो सिंपल याद रखना, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। और ये कब काम शुरू करती है, तो 19 जनवरी 2006। सिंपल याद रखना 2004 में दिसंबर में क्या आया था, आपके इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के ऊपर क्या आई थी, एक सुनामी आती है और उस सुनामी में लगभग 3 से 3.5 लाख लोग मारे जाते हैं। और जब लगभग 3 लाख लोग मारे जाते हैं तो उसके बाद कुछ इम्पैक्ट उसका भारत में भी देखने को मिलता है, ठीक है। जब भारत में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो उसके बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, एनडीआरएफ बना देती है, ठीक है, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी पास कर देती है 2005 में। तो सिंपल सा याद रखना। और जो एनडीआरएफ होती है उसके अंदर बटालियंस होती है, कौन कौन सी, बीएसएफ की, ठीक है, सीआरपीएफ की, सीआईएसएफ की, इंडो तिब्बतन, आईटीबीपी, एसएसबी, ऐसे करके आज के दिन उसके अंदर टोटल 16 बटालियंस उसके अंदर अभी भी काम कर रही हैं। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। और ये बार बार न्यूज में आता रहेगा तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यूक्रेन रशिया होल्ड डायरेक्ट टॉक्स इन द टर्की। देखो टर्की के अंदर उनके बीच में बातें होने वाली थी, ठीक है, तो उसको अभी उन्होंने क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। उसमें जो भी रशिया के या यूक्रेन के जो भी लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर रखा था, उनको छोड़ना, प्रिजनर्स को, वो सारी बातें इसमें करने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस टॉक को क्या कर दिया, वहीं पर होल्ड कर दिया। अभी तो होने वाली थी, देखो रशिया और यूक्रेन बहुत ही लंबे समय से चलने वाला एक टॉपिक है। जैसे रशिया यूक्रेन हो गया,
उसके पैरेलली आपका इजराइल हमास हो गया, ठीक है। ये काफी लंबे टाइम से 2-2 3-3 साल से चले आ रहे हैं, तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए, हालांकि हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हाँ ये डेली न्यूज में आता रहता है। तो इनके बीच के डिस्प्यूट का रीजन क्या है? नेटो। हम इसको काफी बार पढ़ चुके हैं, तो बस नेटो समझ लो क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें वो देश हैं उन देशों का ग्रुप है जो नॉर्थ अटलांटिक जो ओशियन है उससे क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं, उसमें लाई करते हैं। और इसके अंदर जो नेटो है बेसिकली कब बना होता है? 1949 में। और जो नेटो है बेसिकली ये कैसा ग्रुप है? तो याद रखना ये एक मिलिट्री ग्रुप है, ठीक है। इसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? तो टोटल इसके अंदर 32 मेंबर है, ठीक है। पहले 30 थे, फिर इसमें 1 जुड़ा, फिर इसमें 1 जुड़ा। तो जो ये 1 जुड़ता ये कौन था? तो याद रखना सिंपल सा फिनलैंड। और फिनलैंड कब ऐड हुआ था? इट वाज एडेड इन 2023। और आपका जो 2024 में ऐड किया गया था वो कौन था? तो सिंपल सा याद रखना स्वीडन। तो आज के दिन इसमें कितने हैं? 32 मेंबर हैं। अगर आपने किसी भी एक देश पर अटैक कर दिया तो सभी पर अटैक माना जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, काफी बार हम इसको पढ़ चुके हैं कि यूएसएसआर और जो पहले यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चलता था, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन बाद में जब उनके जो थॉट्स है ना अलग होते हैं, क्योंकि एक होता है आपका कैपिटलिस्ट ग्रुप, एक होता है आपका सोशलिस्ट ग्रुप, उसके बाद दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। और आगे चलते चलते आपका जो यूएसएसआर होता है बेसिकली 2 पार्ट में टूट जाता है। एक आपका यूरोपियन यूनियन बनता है और दूसरा आपका रशिया बन जाता है। और अब रशिया दोबारा से अपनी पावर को गेन करना चाहता है, तो वो क्या करता है, कभी क्रीमिया को 2014 में उसने नेक्स्ट कर लिया, अब वो यूक्रेन को नेक्स्ट करना चाहता है। लेकिन यूक्रेन को कौन नहीं करने दे रहा? यूएसए। तो यूएसए ने उससे कहा कि तुम कहाँ जाओ, नेटो में आ जाओ। तो बेचारा नेटो में जाने के लिए चला, तो उसको रशिया ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। और ये लड़ाई तब से चली आ रही है, लेकिन अभी तक जीत क्यों नहीं पाया रशिया? क्योंकि उसके अंदर किसका हाथ है? पूरा अमेरिका, यूएसए ने उसको वेपन वगैरह दे रखे हैं, उसके सपोर्ट में है, किसके? यूक्रेन के। लेकिन अभी जैसे यूएसए का प्रेसिडेंट बदला, डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, तो उन्होंने क्या कह दिया कि हमारे पैसे वापस दे दो। उसके आगे की न्यूज में काफी बार पढ़ा चुका हूं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसके बाद उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो उसको जो टेंडर था वो किसको दे दिया गया? अमेरिका को दे दिया गया, ठीक है। अब दोनों देश आपस में शांति बनाना चाहते हैं, पीस मेंटेन करना चाहते हैं। तो लगभग 6000 जो सोल्जर्स थे ना, जो मर चुके हैं, जिनकी डेड बॉडीज है, उनको पहुंचाना, ठीक है, आपस में शांति बनाए रखने के लिए टर्की के अंदर उनके बीच में पीस वार्ता होने वाली थी, लेकिन वो अभी रोक दी गई है। तो ये बस उसी कंटिन्यू न्यूज में आपको ऐड ऑन करना है, ठीक है। काफी लंबे टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, आप इस बारे में जानते हो भली भांति, तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट एक अच्छा टॉपिक है जो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, इंडिया रिपोर्ट्स 4 more COVID-19 डेथ्स, एक्टिव केसेस नियरिंग 4,000। तो याद रखना भारत में कोरोना के एक्टिव केस 4000 हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कंसर्न का वो होते जा रहे हैं कि हाँ भाई ये भी एक कंसर्न है, इसको देखना चाहिए, ठीक है। तो कोविड-19 है क्या? तो याद रखना इसके वायरस का नाम क्या है? तो सिंपल याद रखना इसका पूरा नाम है कोरोना वायरस डिजीज 2019, जिससे कोविड-19 कहते हैं। हालांकि 3-4 साल पहले ये काफी न्यूज में रहता था, लेकिन अब दोबारा से जब चीजें निकल के आ रही हैं, अब दोबारा से जब केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें उनके बेसिक पॉइंट भी याद होने चाहिए जो हम भूल चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल याद रखना उसका नाम क्या है? कोविड-19, ठीक है। उस डिजीज का नाम है। वायरस का नाम क्या है? तो SARS-CoV-2, इसका मतलब है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना इसका पहला केस कहां पर आया था? तो याद रखना दिसंबर 2019 में इसका पहला केस आता है वुहान के अंदर, ठीक है, जो कि कहां पे है? चाइना के अंदर, ठीक है। आपसे पूछेगा इसको डिक्लेयर कब किया गया था एज ए पेंडेमिक? तो याद रखना 11 मार्च 2020 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो था, है ना, जो 7 अप्रैल 1948 को बना है, इस WHO ने 11 मार्च 2020 को पूरी दुनिया में पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। और याद रखना दोबारा से चीजें निकल के आ रही हैं, तो 3 चीजें होती है, एक होता है पेंडेमिक, ठीक है, एक होता है एपिडेमिक, ठीक है, और एक होता है एंडेमिक। तो देखो एपिडेमिक होता है जब कोई बीमारी किसी एक रीजन में फैलती है, जैसे भारत में, तो भारत में एपिडेमिक हो गया। अगर वही डिजीज भारत में भी है, चाइना में भी कुछ शहरों में है, जापान में भी है, अमेरिका में भी है,
दुनिया में, पूरी दुनिया में नहीं है, कुछ कुछ हिस्सों में पूरी दुनिया भर में वो फैल चुकी है तो हम उसे एंडेमिक कहते हैं। और जब पूरी दुनिया में हर कोने तक वो पहुंच जाती है तो हम उसे पेंडेमिक कहते हैं। और अभी आपने देखा होगा इंडिया ने पेंडेमिक ट्रीटी को साइन भी किया था, कुछ दिन पहले की बात है, 10-20 दिन पहले, ठीक है। तो सिंपल सी 2-4 टर्म याद रखना, ठीक है, क्योंकि दोबारा से केस में सर्ज हो रहे हैं तो उससे आपसे पूछ भी सकता है। कौन कौन सी वैक्सीन थी तो याद रखना, आई थिंक सभी को याद भी होगा। कोविशील्ड काफी न्यूज में रही थी, उसके बाद बहुत से लोगों को हार्ट अटैक वगैरह की शिकायत हुई थी। किसने बनाया था? एस्ट्राजेनेका ने बनाया था इसको, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोवैक्सीन इसको भारत बायोटेक ने बनाया था, और स्पुतनिक 5 जो है उसको रशिया ने बनाया था। और उसके बाद तो नंबर ऑफ सीरीज है पूरी वैक्सीन की, लेकिन ये शुरू में बनने वाली 3 वैक्सीन है। जो सबसे पहले कोविशील्ड लगाई गई थी, देन कोवैक्सीन लगाई गई थी, और उसके बाद बूस्टर डोज भी दिए गए थे, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से ऐसा वक्त आ जाए कि बूस्टर डोज वगैरह देना पड़े। लेकिन हाँ, अभी तक हालात ऐसे हैं कि सरकार बार बार यही कह रही है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये जो वेरिएंट है, चलो मुझे बताना इसका वेरिएंट का नाम क्या है। इसके बहुत वेरिएंट आ चुके हैं, अभी कौन सा चल रहा है, ठीक है। पहले ओमिक्रॉन आता था, कभी कुछ आता था, अभी कौन सा चल रहा है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बस अपनी सेहत का ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। NGT asked firm to give details of cargo in sunken vessel। देखो हुआ क्या समझना, केरला के कोस्ट पर मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि केरला के कोस्ट के ऊपर कुछ कार्गोज बहकर आ गए थे ना, और जब वो बहकर आ गए थे तो एक के अंदर से तो प्लास्टिक के वो निकले थे ना, बेसिक से छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्ट्स, तो हमने पढ़ा भी था। अभी तुमने देखा होगा कल परसों और कुछ जो कंटेनर हैं वो बहकर आ गए हैं केरला के कोस्ट पर। तो देखो जब भी कभी ऐसा होता है ना, तो देखो सिंपल समझना, अगर किसी इंसान के साथ बुरा होता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना हुआ है, ठीक है। अगर किसी जानवर के साथ बुरा होता है तो आपने पेटा एक्ट पढ़ा होगा ना, प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स, वो सब बना हुआ है। लेकिन अगर प्रकृति के खिलाफ, अगर नेचर के खिलाफ कुछ गलत होता है, पेड़ों को इलीगल काटा जाता है, नदियों को गंदा किया जाता है, ठीक है, जंगलों में आग लगा दी जाती है, पानी में रहने वाले जो छोटे छोटे जीव हैं, फ्लोरा एंड फौना, जो उनको नुकसान होता है, तो कौन सुनेगा? तो याद रखना, इन सब के लिए एक एक्ट आता है NGT, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है वो 2010 में आता है, और ये किसके लिए आया था? फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, उनको बचाने के लिए। और ये सीधा सा किसकी बात करता है? आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लिव की बात करता है। लेकिन कैसे जीने का राइट है मुझे? इन ए हेल्दी एनवायरमेंट, एक अच्छे और स्वच्छ एनवायरमेंट में मुझे जीने का राइट है। लेकिन क्या पेड़ कटेंगे, क्या जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट होंगे, तो क्या मैं हेल्दी एयर में सांस ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। तो मेरा आर्टिकल 21 का भी वोलेशन हो रहा था वहां पे, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए 2010 में NGT एक्ट को पास कर दिया जाता है, 2011 में NGT काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना, दुनिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा देश है जिसने अपने यहाँ पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी कोई बॉडी बना रखी है, वरना दुनिया में किसी देश में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो सिंपल याद रखना, फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इंडिया इज एट नंबर 3 आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जिसने ऐसा काम किया है। और चलो बताना मुझे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NGT? हेडक्वार्टर कहाँ पर है NGT का, ठीक है, देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। और क्या क्या इसमें, तो देखो बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस की हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का वोलेशन हो रहा है, ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट का वोलेशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट का वोलेशन हो रहा है। हम बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में इसलिए लेकर आए थे कि हम सारी की सारी बायोडाइवर्सिटीज को बचाएंगे, चाहे वो पानी के अंदर हो चाहे पानी के बाहर हो। लेकिन हम तो नहीं कर रहे, क्योंकि उसके अंदर आपने देखा इस वेसल के अंदर हजार्डियस मटेरियल्स थे, जैसे कैल्शियम कार्बाइड था, ऑयल था, अनडिस्क्लोज्ड आइटम्स थे। तो हो सकता है कि उनसे जानवरों को नुकसान हो रहा हो, जो पानी में रहने वाले जीव हैं। तो हम बायोडाइवर्सिटी को तो मेंटेन नहीं कर रहे, तो हमारा बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट है 2002 वो भी वोलेट हो गया, हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वो भी वोलेट हो गया, यानी कि उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। समझ गए? क्या यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आएगा? वो नहीं आएगा, वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ की बात करता है, लेकिन यहाँ पर पानी में जंगली जीवों का कोई काम नहीं है, तो हम उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले वाटर एक्ट पानी को बचाने के लिए पोल्यूशन से कब आया था? 1974, सिंपल याद रखना। देन वाटर सेस एक्ट
एक्ट 1977 में, देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, देन एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 में, देन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, देन पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया था? 2002 में आया था। इसके थ्रू हम बायोडाइवर्सिटी को बचाते हैं। जैसे पहली बायोडाइवर्सिटी 2007 में हमने अनाउंस की थी, कौन सी? तो नेल्लूर टैमरिंड, है ना, नेल्लूर टैमरिंड, जो कि कहाँ पर है? बेसिकली आपकी बेंगलोर में बनी हुई है, ठीक है। एक पार्क है जिसके अंदर ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो लगभग 200-300 साल पुराने हैं एवरेज, और कुछ पेड़ तो ऐसे हैं जो वहाँ पर 800-800 1000 साल पुराने हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखे, हमें उसे बचाना चाहिए। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाई जाती हैं, जैसे यूनेस्को हेरिटेज साइट हम बनाते हैं भारत में जो 43 हैं। लास्ट आसाम का मोईडाम हमने पढ़ा था, ठीक है। तो सिमिलरली वैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी न्यूज है, इसको जस्ट पढ़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? मिस इन्फॉर्मेशन इज अ बिगर थ्रेट देन कोविड-19। देखो बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, ठीक है। इसमें कहा गया है द रिपोर्टेड केसेस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया हैव राइजन फ्रॉम लेस देन a few a day to a few hundred a day since mid-May 2025. Wastewater surveillance data from Indian cities have also reported an increased SARS-CoV viral load। यानी कि जो आपका वेस्ट वाटर होता है उसका जो आप जो सीवेज लाइन में जो वेस्ट जाता है पानी, उसका भी क्या होता है? टेस्टिंग होती है। उससे सर्वेलेंस से ये पता चलता है कि सिटी में कौन कौन सी बीमारियां किस लेवल से बढ़ रही है। तो जब उसको भी चेक किया गया तो हमारे यहाँ पर SARS-CoV-2 वायरस जो था वो काफी ज्यादा देखने को मिला। ऑल दिस हैज रिजल्टेड इन heightened मीडिया एंड पब्लिक अटेंशन because of COVID-19 experience in 2020 और 2021, जो उस समय लॉकडाउन लगा था। A similar uptick in COVID-19 cases has also been reported from some other countries and regions of the world, which include Singapore, Hong Kong, Thailand and South Korea. Is there a new variant circulating? Are these regions to worry? क्या ऐसा हो रहा है? तो सिंपल सा याद रखना, कौन सा वेरिएंट चल रहा है, क्यों चल रहा है, एपिडेमिक बन सकता है क्या, फिर वो एंडेमिक है या फिर वो पेंडेमिक है, वही सब इसने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। क्या हमें इससे प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्या हमें इससे परेशानी होनी चाहिए, वो सब बातें इसमें लिखी हुई है। क्या हमें वैक्सीनेशन फिर से करवाना चाहिए जैसे 2020-22 में हुआ था, वो सब बातें इसने डिस्कस की है। तो मेन बात यही है कि हमें प्रॉब्लम नहीं करनी है, क्रिएट नहीं करनी है, हमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। ऐसा कुछ भी चिंताजनक नहीं है, तो वही सब बताने की बात की जा रही है, ठीक है। पढ़ लेना जस्टिस को, बाकी मैं पढ़ा चुका हूं थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट, हाउ इज प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड। ये एक अच्छा टॉपिक आया है काफी लंबे टाइम के बाद ना, कि प्रेसिडेंट रूल कैसे इम्पोज होता है और प्रेसिडेंट रूल कहां पर इम्पोज हो रखा है। तो समझना, हमारे यहाँ पर 3 आर्टिकल्स होते हैं ना, आर्टिकल नंबर 352, फिर होता है आपका आर्टिकल नंबर 356 और फिर होता है आपका आर्टिकल नंबर 360। ये तीनों ही इमरजेंसी की बात करते हैं। आर्टिकल 352 कहता है नेशनल इमरजेंसी, किसकी बात करता है? नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। ये आपके स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, ठीक है, और ये आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, ठीक है। अब समझना, नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 बार लगी है। एक बार लगी थी 1962 में, जब हमारा इंडिया और चाइना के साथ वॉर हुआ था और उसके अंदर इंडिया हार गया था, चाइना जीत गया था। दूसरी बार लगा था 1971 में, जब हमारी इंडिया की और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद बांग्लादेश बना था, उसमें इंडिया जीत जाता है। और तीसरी बार लगा था कब? 1975 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार होती है लास्ट दोनों में, उस समय इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से लगा होता है। किसकी वजह से? इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से। तो याद रखना, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है। लगने का रीजन ये होता है या तो एक्सटर्नल अग्रेशन, या आप किसी के साथ वॉर में इन्वॉल्व हो जाओ, या फिर आपके यहाँ पर इंटरनल डिस्टरबेंस हो जाए। बट एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 ही बचते हैं, बाकी सब हटा दिए जाते हैं, वो छिन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कहा गया इस इंटरनल डिस्टरबेंस को याद रखना बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 दिस इंटरनल डिस्टरबेंस वाज चेंज्ड। किसमें बदल दिया गया? उसे आर्म्ड रिवोल्ट में बदल दिया गया, उसको आर्म्ड रिवोल्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात ध्यान रखना। तो अब 3 वजह से लग सकता है, आर्म्ड रिवोल्ट उसमें इंक्लूडेड है, और अगर आर्म्ड रिवोल्ट की वजह से लगता है तो आपको आर्टिकल 19 हटाने की जरूरत
नहीं पड़ती है, ठीक है। वो तीनों आपको मिल जाते हैं 19, 20 एंड 21। ये होता है हमारा नेशनल इमरजेंसी। 3 बार लगी है, ठीक है। अगर एक बार लगती है तो सिंपल सा ध्यान से सुनना, एक बार लगती है विदाउट परमिशन ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट लगा सकता है, और किसकी रिकमेंडेशन पे लगाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पे लगाता है, और उनकी रिटर्न परमिशन चाहिए, ऐसा भी प्रोविजन है, ठीक है। तो अगर वो विदाउट परमिशन ही लगाएगा पहली बार तो वो विदाउट परमिशन चलेगी 1 महीने। आफ्टर परमिशन इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ, ठीक है। और इनफाइनाइट, या आपसे पूछे मैक्सिमम टाइम कितना जा सकता है, तो इनफाइनाइट टाइम के लिए लग सकती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट आती है आपकी कौन सी, स्टेट इमरजेंसी। वो जो स्टेट इमरजेंसी है, उस स्टेट इमरजेंसी को क्या कहा जाता है, तो हम उसे ही कहते हैं आपका प्रेसिडेंट रूल। क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल। और ये भी याद रखना, जब आपकी पहली बार इमरजेंसी लगी थी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय आपके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, क्या नाम है उनका, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब 1971 में लगी थी, जब प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, लेकिन उस समय आपके प्रेसिडेंट हुआ करते थे वीवी गिरी। और जब 1975 में लगी थी उस समय आपकी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, लेकिन उस समय आपके प्रेसिडेंट हुआ करते थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद, एफ अली अहमद। और याद रखना, 2 ही प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं भारत के जिनकी उनके टेन्योर के दौरान डेथ हुई है। एक थे जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन, और दूसरे कौन से थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। और दोनों मुस्लिम प्रेसिडेंट है, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, तो देखो सिंपल सा याद रखना, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट कैसा हेड होता है, प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होता है, तो एक्चुअल हेड तो प्राइम मिनिस्टर होता है जिसकी सरकार चल रही है। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बनाता है, प्रेसिडेंट गवर्नर को बनाता है। जब प्रेसिडेंट गवर्नर को बनाता है तो गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो जिस स्टेट का गवर्नर है वहां के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में वो किसे इंफॉर्मेशन देता है, प्रेसिडेंट को। और अगर वो कह दे अपने चिट्ठी में, अपने लेटर में कि इस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं चल रहा है, तो प्रेसिडेंट वहां पर क्या लगा देता है, प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। और वहां की जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होती है वो विधानसभा से छीनकर सीधा पार्लियामेंट के पास चली जाती है। इसे हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। बट याद रखना, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था इसके बारे में, है ना, पढ़ना इसको अच्छे से, अच्छा आर्टिकल है। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जो ये आर्टिकल है ये बेसिकली क्या है, एक डेड लेटर है, क्योंकि इस डेड लेटर का यूज कौन करेगी, सरकार करेगी। किसके अगेंस्ट, जो लोकल पार्टीज होती हैं। तो लोकल पार्टीज को खत्म किया जा सकता है, लोकल पार्टीज को गायब किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कहा ये डेड लेटर है, कभी यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देखोगे भारत के लगभग हर स्टेट में यूज हुआ है, छोड़कर किसमें, तो याद रखना आज तक मिनिमम किसमें यूज हुआ है, तो लिखना, एक है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, और दूसरा कौन सा आपका तेलंगाना। बस इन 2 स्टेट में आज तक 0 टाइम्स लगा है, बाकी हर स्टेट में एक बार तो एटलीस्ट लग चुका है। जैसे सबसे ज्यादा मणिपुर में लगा है, जहां पर अभी लगा हुआ है, वही न्यूज आ रखी है, ठीक है। मणिपुर के जो 10 एमएलए हैं वो पहुंचे हैं गवर्नर के पास और कह रहे हैं कि भाई एक काम करो, दूसरी बार इलेक्शन करवा लो ताकि कम से कम स्टेट तो अच्छे से चले, समझ गए। तो होता क्या है, सबसे कम किस में लगा है, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ 0 टाइम्स, बाकी हर स्टेट में लग चुका है। राजस्थान में भी 4 बार लग चुका है, ध्यान रखना। हरियाणा में 3 बार लग चुका है। सिमिलरली हर स्टेट में लगा है, सबसे ज्यादा मणिपुर में लगा है, जो अभी भी मणिपुर में चल रहा है 12वीं बार, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, ये होता है प्रेसिडेंट रूल। और इसको क्यों कहा गया डेड लेटर, तो तुम सिंपल सा जानते हो, क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है। एक केस भी इन्होंने अच्छा सा डिस्कस किया, SR बोम्मई केस 1994, इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखना, SR बोम्मई केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में कि जो सरकार है वो प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार जो थी प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज कर रही थी, ठीक है। वो किसी भी स्टेट में लगा दे रही थी, वहां की लोकल पार्टियां खत्म हो जाती हैं, फिर समझ गए। और जब इलेक्शन होता है तो डेफिनेटली दूसरी पार्टी को बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है, हम इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेसिडेंट रूल कितने टाइम के लिए लग सकता है, तो सिंपल याद रखना, विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के, परमिशन ऑफ पार्लियामेंट तो चलेगा 2 महीने, ठीक है, 2 महीने लग सकता है विदाउट परमिशन। और अगर पूछे आफ्टर परमिशन ऑफ पार्लियामेंट, परमिशन लेने के बाद, तो इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए बढ़ जाता है। और ये मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है, तो मैक्सिमम बढ़ सकता है, ये याद रखना, 1 साल के लिए, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। बट याद रखना, अंडर सर्टेन कंडीशंस,
कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के अंडर इसको बढ़ाया जा सकता है और ये 3 साल तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो याद रखना, प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years फ्रॉम 1 year अंडर सर्टेन कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस? तो सिंपल सा याद रखना, पहला, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिफ्यूज कर दे इलेक्शन कंडक्ट करवाने से, कह दे कि मेरे बस की बात नहीं है, इस जगह इलेक्शन नहीं हो सकते, दंगे बहुत हो रहे हैं, जैसे मणिपुर में कुकी मेतई जो कम्युनिटीज हैं वो आपस में लड़ रही हैं, तो उस केस में वहां पर वो एक्सटेंड हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होती है समझना, दूसरा होता है कि अगर देश के किसी दूसरे पार्ट में नेशनल इमरजेंसी लगी हो पहले से, है ना, और याद रखना नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड ऑन एनी पार्ट ऑफ द नेशन, किसी भी पार्ट पर भी लग सकती है, जरूरी नहीं है पूरे देश पर लगती है। तो अगर देश के किसी एक हिस्से पर लगी है इमरजेंसी और उस समय किसी दूसरे पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो भी अगर हो सकता है तो उसको 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, बट 3 साल से ज्यादा ले जाने का कोई प्रोविजन नहीं है। बट इसका भी एक एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखना, और वो एक्सेप्शनल केस कौन सा है तो लिखना पंजाब। उस समय पंजाब को पेप्सू कहा करते थे, बताना मुझे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेप्सू। इस पंजाब के अंदर 7 साल तक लगा था प्रेसिडेंट रूल, 1953 से 60s तक, याद रखना, क्योंकि ड्यू टू टेररिस्ट एक्टिविटीज, वहां पे टेररिज्म था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पे 7 साल तक लगाया गया था। अदरवाइज समझना, विदाउट परमिशन 2 महीने, आफ्टर परमिशन इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 6 months, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 1 year, बट अंडर 2 conditions इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 1 year to 3 year। कौन सी कंडीशंस है? पहला कौन सा आपका, कि इलेक्शन कमीशन डिनाई कर दे इलेक्शन करवाने से, हालात ऐसे हो। दूसरा, अगर वहां पर पहले से दूसरे किसी हिस्से में क्या लगी हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हो। ये होता है प्रेसिडेंट रूल लगाने का कॉन्सेप्ट। लगता कैसे है आप समझ चुके हो, जब स्टेट गवर्नमेंट वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल आ जाता है, सिंपल सा। लेकिन इसको भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, डेड लेटर कहा था, क्योंकि इससे मिसयूज होता है। उसके बाद SR बोम्बई केस में भी यही कहा सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में, और उसके बाद ये आज तक हर स्टेट में लगा है छोड़कर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ठीक है, एक बार इस आर्टिकल को जरूर रीड कर लेना, अच्छे से इसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है, हालांकि आपने पढ़ लिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इंडिया प्रागवे कैन स्ट्रेंथन ट्रेड टाइज, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, एक उसमें था फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना, आर्टिकल 360, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक लगी नहीं है कभी, नेवर इम्पोज्ड ऑन इंडिया, ठीक है, बट अगर लगती है तो याद रखना विदाउट परमिशन 2 महीने रहेगी, आफ्टर 2 months आपको परमिशन चाहिए वरना वही खत्म हो जानी है, और अगर परमिशन मिल गई तो इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 6 months, मैक्सिमम नॉट डिफाइंड, लिखा ही नहीं है कितना लग सकता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा देश कभी फाइनेंशियली बर्बाद हो, पैसा ही ना हो हमारे पास, और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही हमें पता है, जब होगा कभी होगा, भगवान ना करे भी ऐसा हो, ठीक है, तो हम उस समय पढ़ लेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। India and Paraguay can partner in expanding regional commerce in Latin America, said Prime Minister Narendra Modi on Monday. Mr. Modi welcomed Paraguay President Santiago Pena Palacios and presented the Mercosur trade bloc in Latin America as an arena where India and Paraguay can work together closely. देखो हुआ क्या, प्रागवे के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो भारत पहुंचे हैं। प्रागवे किसका पार्ट है तो सिंपल सा याद रखना, आपके साउथ अमेरिका का पार्ट है प्रागवे, ठीक है, जिसको लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। अब ये जो प्रागवे है बेसिकली, इसका और भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत पुराने हैं, और वो भी चाहते हैं कि भारत के साथ रिलेशंस बने। तो एक ग्रुप बना हुआ है छोटा सा, सिंपल याद रखना, जिसका नाम है मर्कोसुर, MERCOSUR। पहले समझना, इंडिया और प्रागवे के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब से चल रहे हैं, 1961 से, ठीक है। दूसरा, इंडिया ने वहां की जो कैपिटल है असुंशियन, यहां पर क्या खोला है तो याद रखना एम्बेसी खोली है, तो कौन से ईयर में, 2022 में, ठीक है, फैक्चुअल डाटा याद रखना। और वहां के प्रेसिडेंट भारत आए हैं, और मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी किसी देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भारत आता है, हम वहां पर जाते हैं या हमारे मोदी जी वहां पर जाते हैं, प्रेसिडेंट जाती है, तो उस देश की कैपिटल, उस देश की करेंसी, ठीक है, उसके हमारे रिलेशंस एटलीस्ट हमें पता होने चाहिए, क्योंकि दुनिया में 200 प्लस कंट्रीज है, 193 प्लस को तो UN इन्हीं को रिकॉग्नाइज करता है, हर देश को रैंडमली तुमसे नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो जो कहीं ना कहीं इंडिया से लिंक में होता है उसी के बारे में पूछता है। तो अब जैसे प्रागवे आ गया, तो प्रागवे की कैपिटल याद रखना, प्रागवे के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब से हैं हमारे साथ, एक ग्रुप बना हुआ है जिसको हम कहते हैं मर्कोसुर। व्हाट इज मर्कोसुर समझना,
मर्केडो कॉमन डेल शार साउदर्न कॉमन मार्केट, ठीक है, ये उसकी फुल फॉर्म है। इसके जो मेंबर्स हैं वो ब्राजील है, अर्जेंटीना है, प्रागवे है और उरुग्वे है। कौन कौन से इसके मेंबर याद रखना, ब्राजील, अर्जेंटीना, प्रागवे और उरुग्वे। ये बना कब था, 1991 में, और ट्रीटी कौन सी हुई थी, ट्रीटी ऑफ द असोसिएशन के बाद ये बना होता है, ठीक है। सिंपल याद रखना, इंडिया ने इसको 2004 में ज्वाइन किया था। इंडिया इसका पार्टनर है, इंडिया इसका ट्रेडिंग पार्टनर है, इंडिया इसका ग्रुप का मेंबर नहीं है बट इसके साथ ट्रेडिंग पार्टनर है, ये ध्यान रखना, ठीक है, 2004 से। और इस ग्रुप की ऑफिशियल लैंग्वेजेस स्पेनिश एंड पोर्तुगीज, सिंपल सा याद रखना। और अभी ये प्रेसिडेंट भारत आए हैं तो ये न्यूज में आ गया। और याद रखना जो आपकी प्रागवे है वो कंप्लीटली लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि वो किसी भी समुद्र के साथ, किसी भी ओशियन के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है, कंप्लीटली लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल सा वन लाइनर में याद रखना, ठीक है। बाकी क्या बातें हुई होंगी, जैसे हम उनके साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है, हम उनके साथ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर पावर हो गया, ठीक है, जितने भी तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है, मिलिट्री कोऑपरेशन, वो सब करने की बात की गई है, ठीक है। तो सिंपल सी 4 बातें याद रखना, आपका काम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। Center calls for proposals to set up de-addiction centers in gap districts. The highest number of gap districts has been identified in Chhattisgarh, where 31 districts have figured in this list. देखो है क्या समझना, तो यूनियन गवर्नमेंट है उसने डी एडिक्शन सेंटर बनाने की बात की है 291 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उसने कह रखा है कि वहां पे गैप डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, डी एडिक्शन सेंटर होनी चाहिए। देखो है क्या समझना, आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 47, ये क्या कहता है, डीपीएसपी का पार्ट है ना, कल भी हमने पढ़ा था, कल परसों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये कहता है आपका कि किस पर बैन होना चाहिए, प्रोडक्ट्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ, जैसे अल्कोहल, ड्रग्स, वो नहीं होने चाहिए, यूज नहीं होने चाहिए। तो जैसे स्टेट की मर्जी है, करे तो करे, ना करे तो ना करे। तो जैसे आपको पता है बिहार और गुजरात ने बैन कर रखा है, अभी कुछ और भी स्टेट है जो इसको बैन करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन बात ये निकल के आती है कि क्या बैन करने से काम चलेगा, जो लोग इसके एडिक्टेड हो चुके हैं उन लोगों को एडिक्शन कैसे छुटाओगे। तो सरकार ने कहा कि एक काम करो, एक स्कीम आई, सरकार ने कहा, हमारी मिनिस्ट्री ने कहा कि काम करो, हर डिस्ट्रिक्ट में डी एडिक्शन सेंटर बना दो और वहां पे उन लोगों को रखो। कम से कम एक सेंटर इतना बड़ा होना चाहिए 25 से 30 पेशेंट उसमें आ सके, 25 to 30 पेशेंट, और उनको इलाज करो, उनका ठीक करो, उनका एडिक्शन दूर करो। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो उस स्कीम के आने के बाद भी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिनके अंदर ये अभी तक इम्प्लीमेंटेड ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, द यूनियन गवर्नमेंट हैज इनवाइटेड प्रपोजल्स फॉर द सेटिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर्स इन 291 गैप डिस्ट्रिक्ट। गैप डिस्ट्रिक्ट वो होते हैं जिन डिस्ट्रिक्ट में ये गैप बना हुआ है यहाँ पर, यानी कि जहाँ पर डी एडिक्शन सेंटर नहीं है उनको गैप डिस्ट्रिक्ट कह देते हैं, सिंपल। In across 30 states and union territories under the National Action Plan for Drug Demand Reduction, कि ड्रग की डिमांड कम हो। These gap districts currently lack any centrally supported infrastructure for substance abuse treatment and rehabilitation, ठीक है, उन लोगों को ठीक किया जाए। जैसे इसमें एक लिस्ट भी बना रखी है, इस लिस्ट को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा है। तो देखो 3-4 स्कीम है, इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर एडिक्ट्स बना हुआ है, कम्युनिटी बेस्ड पीयर लेड इनिशिएटिव्स बने हुए हैं, आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर्स बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर बने हुए हैं। और सरकार ने कहा कि जो एनजीओ जो होते हैं ना वो आगे आए, और एनजीओ को रजिस्टर करने के लिए 30 जून की लास्ट डेट दी गई है कि जो एनजीओ कम से कम 2 साल पुराना है, उसको 2 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, वो आए, सरकार उसको टेंडर देगी, फिर वो अपने जो नशा मुक्ति केंद्र जिनको कहते हैं वो खोले और लोगों का नशा छुड़वाए। नशा मुक्ति केंद्र की बात हो रही है, जो तुम लोग जगह जगह पर ऐड देखते हो दीवारों के ऊपर, समझ गए, उसकी बात कर रहा है डी एडिक्शन सेंटर, ठीक है। तो कब तक की लास्ट डेट है, 30 जून। कोई भी एनजीओ उसमें जा सकता है जो 2 साल से पुराना हो, ठीक है। उसके अंदर ट्रीटमेंट होगा और उसके साथ साथ आपको उसमें ठीक किया जाता है, आपको मतलब जो ड्रग एडिक्ट होते हैं। और स्टेट वाइज रिपोर्ट ये कहती है जो कि न्यूज़ में है, छत्तीसगढ़ में 33 डिस्ट्रिक्ट्स में से 31 में तो है ही नहीं, बिहार में 25 डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ नहीं है, मध्य प्रदेश में 23 में नहीं है, गुजरात में 22 में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में 21 में और उत्तर प्रदेश में 18 डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं है। तो ये होना चाहिए ताकि उनको एडिक्शन से बचाया जा सके। चलते हैं थोड़ा सा आगे।
इंडिया टू गेट रिमेनिंग S-400 यूनिट्स बाय 2026। इंडिया को बचे हुए जो S-400 है 2026 में मिलेंगे। हमने पहलगाम वाली न्यूज में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। S-400 हमने कहां से ले रखा है, तो रशिया से ले रखा। आई थिंक सभी बच्चों को याद भी होंगी ये बातें, ठीक है। अगर ये बातें भी नहीं आती हैं, पहलगाम वाली न्यूज नहीं पढ़ी है, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस करते हुए चल रहे हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता होगा। इसी को हमने क्या नाम दिया था, सुदर्शन चक्कर भी नाम दिया था, ठीक है। जब वो पाकिस्तान के वहां से अटैक हुआ था तो इसने हमें बचाया था, ठीक है। तो हमारे पास आकाश है, ठीक है, जो हमारा इंडिया का खुद का है, शॉर्ट रेंज है उसकी, ठीक है, लगभग 25 किलोमीटर, ठीक है। हमारे पास आयरन डोम है जो कि किसका है, इजराइल का है, लेकिन ये 4 से 70 किलोमीटर शॉर्ट रेंज में काम करता है। हमारे पास S-400 है जो लगभग 400 किलोमीटर में काम करता है। अमेरिका का कौन सा है, तो याद रखना पैट्रियोट, जो कि आपका 160 किलोमीटर की रेंज का काम करता है। थर्ड जो है आपका THAD, वो भी यूएसए का है, वो 200 किलोमीटर की रेंज में काम करता है। हमारा कौन सा है, S-400, और उसकी हमने 39,000 करोड़ रुपए में डील की होती है। पहली यूनिट आ गई थी, बाकी की बची हुई यूनिट जो है वो हमें डिलीवर करने वाला है। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। काफी बार हम पढ़ चुके हैं, दोबारा न्यूज में था तो हमने इसको पढ़ लिया। और जब ये आ गया तो DRDO पता होना चाहिए, क्योंकि DRDO ये सारे के सारे काम करता है। चलते नेक्स्ट। Border tension, inflation drag May PMI to 3 months slow. What is PMI? तो सिंपल समझना, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या होता है समझना, ये इस बात को शो करता है कि हम कितना परचेज कर सकते हैं मार्केट में, कितना हमारे पास पैसा आया है, कितनी वैल्यूएशन हम होल्ड करते हैं, और हम कितना परचेज किए हैं पिछले टाइम में। तो ये जो है बॉर्डर पे जब टेंशन चल रही है, पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो PMI है वो कम हुआ है, बस वो उसने बताया है। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, इकोनॉमी की इको की न्यूज है, ठीक है। द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट coupled with increased competition and higher inflation weighed down growth in manufacturing sector according to a survey of the private sector companies. कैलकुलेशन कैसे होता है इसका, इट इज इंडिकेटेड बाय ए नंबर फ्रॉम 0 to 100। 50 के लगभग को एवरेज कहते हैं, 50 से नीचे वाले को बिलो कहते हैं, ठीक है। पर्पज क्या होता है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट करंट एंड फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस टू कंपनी डिसीजन मेकर्स, एनालिस्ट एंड द इन्वेस्टर्स, कितना पैसा आया कितना नहीं गया। इट इज an index of prevailing direction of economic trends in the manufacturing and service sector. It is an economic indicator which is derived after monthly surveys of different companies. There are two types of manufacturing PMI, एक होता है सर्विस PMI और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग PMI। तो सिंपल सा याद रखना, वन लाइन में ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगला कौन सा है, फर्स्ट विक्ट्री फॉर गुकेश इन ए क्लासिकल गेम अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 1 कार्लसन। ये आपने देखा होगा, वीडियो भी देखी होगी, जैसे वो हार जाता है कार्लसन तो वो टेबल को बजाता है जोर से, उसके बाद गुस्सा भी हो जाता है कि मैं कैसे हार गया, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर था, ठीक है। और डी गुकेश उसमें जीत जाते हैं। और तुमने एक चीज नोटिस की होगी डी गुकेश के अंदर कि जब वो जीत जाते हैं तो उसके बाद वो हमेशा क्या करते हैं कि जब भी वो जीतते हैं या हारते हैं, जो भी होता है, तो वो क्या करते हैं, उनको सभी जो आपके चेस के जितने भी वो होते हैं ना, किंग क्वीन सारी, उन सबको क्या करते हैं, एक साथ लगा देते हैं वापस से, ठीक है। मतलब वो उनको रिस्पेक्ट इतना देते हैं। तो वो भी कल चीज हमने देखी, वीडियो काफी वायरल हुआ था, हमने देखा था। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना कि ऐसे ऐसे उन्होंने हरा दिया, किसको, कार्लसन को हरा दिया, ठीक है। वन लाइनर का क्वेश्चन है। बाकी आपके इस महीने की जीके मंत्रा के स्पोर्ट्स वाले पोर्शन में तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, डिटेल्ड में वहां मिल जाएगा आपको। उससे पहले इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, जैसे 2024 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, ठीक है। फाइड रेटिंग माइलस्टोन, गुकेश ने फाइड रेटिंग में 2750 को क्रॉस कर लिया था, और ये दुनिया के यंगेस्ट प्लेयर बन गए थे, जो कि 17 साल के थे उस समय, ठीक है। ग्रैंड मास्टर का टाइटल इनके पास 12 साल 7 महीने 17 दिन के बाद आ गया था, जो कि उनको सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द हिस्ट्री बनाता है, ठीक है। तो सिंपल सा वन लाइनर में ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी फॉर माइनर रेप सर्वाइवर्स, दिल्ली हाई कोर्ट इश्यूज फ्रेश गाइडलाइंस। देखो सिंपल याद रखना, MTP क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन फॉर द प्रेगनेंसीज एक्ट। ये एक्ट पास हुआ था 1971 में, फिर इसको 2021 में अमेंड कर दिया जाता है। इट वाज अमेंडेड इन 2021। पहले क्या था कि अगर किसी को भी प्रेगनेंसी को अमेंड करवाना है या उसको अबोलिश करवाना है, अबॉर्शन करवाना है, तो उसके लिए जो कौन करवा सकता था, सिर्फ मैरिड वुमेन करवा सकती थी पहले। इसमें कर दिया गया दूसरे अमेंडेड एक्ट में कि मैरिड वुमेन भी करवा सकती है और अनमैरिड वुमेन भी करवा सकती है, दोनों की दोनों अबॉर्शन करवा सकती है।
पहले ये सिर्फ अप टू 20 वीक तक ही वैलिड था, ध्यान रखना। अब इसको 20 वीक से उठाकर 24 वीक्स तक भी अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, जब भी आप अबॉर्शन वगैरह कराते हो तो किसी हॉस्पिटल में कराते हो तो पहले हॉस्पिटल वाले कर देते थे अबॉर्ट, लेकिन अब अगर करते हैं न्यू रूल में तो उनके ऊपर फाइन है, लाइफ टाइम लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और उनके ऊपर अच्छा खासा फाइन भी उनको भरना पड़ेगा। ये कुछ चेंजमेंट किए गए थे, लेकिन याद रखना, क्या ये 24 वीक्स से आगे जा सकता है? तो डेफिनेटली जा सकता है, अगर कोई माइनर रेप केस है, ठीक है, जैसे बहुत बार ऐसे केस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं कि कोई बच्ची है, माइनर बच्ची, एक केस आया था अनाथ आश्रम की कोई बच्ची थी, वो प्रेग्नेंट होती है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंचती है 28 वीक हो जाते हैं प्रेगनेंसी को। अब बताओ उस बच्चे को अबॉर्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो इन कंडीशंस में याद रखना है, अगर कोई रेप सर्वाइवर है, ठीक है, कोई मेंटली इल है या कोई किसी को क्रिटिकल डिजीज है, तो उस केस में उस प्रेगनेंसी को बियॉन्ड 24 वीक्स भी अलाउ कर दिया जाता है, समझ गए। अदरवाइज 24 तक अलाउड है, मैरिड और अनमैरिड दोनों करवा सकते हैं 24 वीक्स तक। पहले ये 20 वीक्स तक था और ये एक्ट कब आया था? 1971 में, क्योंकि उस समय लड़कियों को बहुत मारा जाता था ना, भ्रूण हत्या जिसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद लड़की, आपने पढ़ा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब स्कीम आती हैं। तो उस समय क्या करते थे लोग, जब ये अबॉर्ट करवाते थे, अबॉर्शन तो डॉक्टर कर देते थे, तो बहुत सी लेडीजों की डेथ हो जाती थी। जब सरकार ने देखा कि यार ऐसा हो रहा, तो एक्ट ही लेकर आ गई 1971 में कि करवा लो, लेकिन 20 वीक्स तक अलाउड रहेगा, उसके बाद अलाउ नहीं होगा, उसके बाद परमिशन लेनी होगी। बोर्ड जो जब लिख कर दे देगा डॉक्टरों का एक है ना मेडिकल बोर्ड, उसके बाद ही आप अबॉर्ट करा सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा ध्यान रखना। तो जो आपकी दिल्ली हाई कोर्ट है उसने लोगों को अपनी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको गाइडलाइंस दी है, जैसे इन केस वेयर प्रेगनेंसी इज फाउंड टू बी एक्सीडिंग 24 वीक्स ए मेडिकल बोर्ड शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इमीडिएटली। Hospital administrations have to make available the latest standard operating procedure and relevant legal guidelines। तो वो सब उनको कुछ गाइडलाइंस दी गई है, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना, होता क्या है, कब आया था, कैसे कैसे अमेंड हुआ है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Why MPC is likely to cut repo rate for third consecutive time? देखो समझना, what is MPC? तो याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कब बनी थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? हम कई बार पढ़े हैं, 2016, ठीक है। इस एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं, 3 कहाँ से होते हैं? सरकार की तरफ से, 3 कहाँ से होते हैं? आरबीआई की तरफ से, और ये मिलकर एक फॉर्मूला बनाते हैं 4 + -2, यानी कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन 2 से कम और 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसको मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, जो बैंक होता है आरबीआई, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो 1935 में बना था यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। उस आरबीआई ने क्या किया, वो क्या करता है, जब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करना होता है तो वो क्या करता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कंट्रोल करता है। हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना। रेपो रेट क्या होती है, जब भी आपका सेंट्रल बैंक किसी कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, और जब कोई जिस इंटरेस्ट पे देता है, और जब कोई कमर्शियल बैंक किसी सेंट्रल बैंक को, यानी कि एसबीआई, एचडीएफसी, ये जब आरबीआई को लोन देते हैं पैसा, तो उस इंटरेस्ट रेट को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये पहले लगभग 58 मंथ तक एक फिक्स था 6.50, देन इसको फरवरी के महीने में कर दिया था 6.50 से 0.25 कम करके 6.25 कर दिया था। देन इसको अप्रैल के महीने में कितना कर दिया था, तो याद रखना 6.25 से 0.25 घटाकर वापस से 6 कर दिया। और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि इसको 0.25 और घटाकर 5.75 भी किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं महंगाई में राहत देखने को मिल सकती है, ठीक है। हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। जिस दिन हो जाएगा चेंज, 2-4 दिन में करने की बात हो रही है, एमपीसी की मीटिंग होगी। और एमपीसी कितनी बार मीटिंग करता है साल में? 6 टाइम करता है, लेकिन कंपलसरी कितनी बार है? 4 टाइम्स कंपलसरी लिखा हुआ है, ठीक है। कब बना था? 2016 में। जब हो जाएगा तब हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, और इसका सीधा इफेक्ट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से फिर कभी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।